हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विथ नॉलेज। तो जैसा आप सभी को पता है, यहाँ पे हम द हिंदू से एक आर्टिकल लेते हैं जो ना सिर्फ आपके इंग्लिश लर्निंग की जो जर्नी है उसको इन्हेंस करता है, बस साथ साथ में आपकी जो नॉलेज है उसको भी बढ़ाता है। ठीक है, तो आप इंग्लिश तो यहाँ से सीखते ही सीखते हैं, रीडिंग करना सीखते हैं, वोकैबुलरी सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर सीखते हैं। ठीक है, ग्रामर के हम एमसीक्यूज लेके आते हैं, उनकी प्रैक्टिसेस करते हैं, साथ में मैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन भी करती हूँ चीज़ों को। ठीक है, ताकि आपको चीज़ें क्या रहे, अच्छे से समझ में आए और आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें फिट हो जाएं, ताकि आपको बार बार रटने की, याद करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो जैसा आप सभी जानते हो, आज 26 जनवरी है और आज ही के दिन क्या हुआ था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, हमारा जो संविधान था उसको लागू कर दिया था। तो भीमराव अम्बेडकर जो उसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे थे, एंड प्लस में होने को तो इसको पहले अपना लिया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो लोग एग्जाम की तैयारी करते तो उनको तो काफ़ी अच्छे से पता होगा कि 26 जो नवंबर है, 26 नवंबर को ही इसको अपना लिया गया था, बट इसको लागू किया गया था 26 जनवरी को। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो आज का जो टॉपिक मैंने लिया है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, और इंग्लिश तो आप सीख ही रहे हो इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज आरबीआई नजिंग इंडिया टू डू ब्रिक्स एक्सप्लेन्ड। ओके, तो व्हाट इज आरबीआई नजिंग, व्हाट मीन्स क्या, इस मीन्स है। आरबीआई, आरबीआई क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सभी को पता है जो हमारा सेंट्रल बैंक है। ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा जो बैंक है वो क्या है, आरबीआई है। तो जो आरबीआई है वो नजिंग, नजिंग करने का मतलब होता है आपका, देखो इसमें डी साइलेंट रहता है। ठीक है, तो इसको नजिंग पढ़ते हैं। नजिंग करने का मतलब धीरे धीरे प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो आरबीआई क्या कर रहा है, हमारा प्रोत्साहित कर रहा है इंडिया, इंडिया हमारी कंट्री को टू डू करना। ठीक है, मैंने कहा था ना, जब भी वर्ब के आगे, किसी भी वर्ब के आगे अगर टू आ जाए तो उसका मतलब क्या हो जाता है, ना। ठीक है, करना एट ब्रिक्स, ब्रिक्स में। ठीक है, तो आरबीआई इंडिया को क्या करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। ठीक है ना, देखो नर्सिंग का मतलब होता है धीरे धीरे प्रोत्साहित करना। जैसे सपोज नजिंग का एक मीनिंग ये भी होता है, जैसे हम किसी को कोहनी से ऐसे इशारे, वो नहीं करते, कोहनी से हल्का हल्का धक्का देते हैं और मतलब उसको आगे जाने के लिए, जा जा तू जा ऐसे करके करते हैं ना बहुत बार, तो उसको भी नजिंग ही बोलते हैं। ठीक है, तो सपोज मान लो आपका कोई फ्रेंड है, आपके आगे खड़ा है। ठीक है, आप उसके पीछे खड़े हो और आप उसको क्या कर रहे हो, कोहनी से हल्का हल्का ऐसे धक्का दे रहे हो, तो आप इस वर्ड को उस टाइम यूज कर सकते हो। ठीक है ना, आप बोल सकते हो आई एम नजिंग माई फ्रेंड, या आप बोल सकते हो वाई आर यू नजिंग मी। ठीक है, आप मुझे क्यों ऐसे कोहनी से धक्का दे रहे हो, या मैं अपने फ्रेंड को धक्का दे रहा हूँ कोहनी से ऐसे। ठीक है, तो ऐसे देखो, इन वर्ड्स को यहाँ पे पढ़ाने का जो मेन पर्पस है वो यही है कि आप इनको अपनी डेली लाइफ में यूज करो। जब तक आप यूज नहीं करोगे तब तक इनको पढ़ने का कोई भी मीनिंग नहीं है। ठीक है, देखो हमेशा एक रूल फॉलो करना जो हर आईएएस और जो आईपीएस बनते हैं ना वो फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में, कम पढ़ो अच्छा पढ़ो। ठीक है ना, यानी हमें कम पढ़ना है बट हमें जो हमने पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ताकि हम उसको यूज कर पाए। तो यहाँ पे मैं भी हमेशा यही रूल जो होती है वो फॉलो करती हूँ। ठीक है, कम पढ़ो बट अच्छा और इफेक्टिव पढ़ो। ठीक है, ऐसा पढ़ो कि जो आपके यूज में आए। ठीक है ना, आपके लिए यूजफुल हो। ऐसा नहीं कि आपने अभी तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिया और थोड़ी देर बाद उसका कोई यूज़ ही नहीं, आप भूल ही गए, आपने पढ़ा ही क्या था आपको ही पता नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं पढ़ना है। तो नर्सिंग जैसे वर्ड है यहाँ पे हमारा आया, तो आप इसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टू डू, टू का मतलब वैसे तो को होता है, बट जब भी ये किसी भी वर्ब के आगे आता है तो वर्ब में ना जोड़ देता है, तो करना। एट ब्रिक्स, देखो ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है। ठीक है, जिसमें पहले तो 5 कंट्रीज थी, जैसे ये इसके नाम में भी 5 वर्ड है ना, तो हर वर्ड से एक कंट्री का नाम आता है। बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, बट अभी रिसेंटली इसमें 5 और कंट्रीज ऐड हो गई है, तो अब टोटल ये 10 कंट्रीज हो गई है। ठीक है, एक्सप्लेन करने का मतलब होता है उसको समझाना। ठीक है, समझाया गया है, तो यहाँ नीचे आपका समझाया गया है। What are the pro and cons of using central bank
डिजिटल करेंसी फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। ठीक है, व्हाट आर द प्रो एंड कॉन्स। देखो प्रो मीन्स होता है फायदे, कॉन्स का मतलब होता है नुकसान। ठीक है, प्रो एंड कॉन्स का मतलब फायदे और नुकसान। ठीक है, तो जैसे अगर सपोज आप कोई कोर्स परचेज करते हो, ठीक है, तो आप ये ऐसा सेंटेंस बना सकते हो, व्हाट इज द प्रो एंड कॉन्स ऑफ दिस कोर्स फॉर मी। ठीक है, यानी इस कोर्स का जो फायदे और नुकसान मेरे लिए क्या है। तो ऐसे ये वर्ड आप अपनी डेली लाइफ में इसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, हर वर्ड को आप यूज कर सकते हो। तो व्हाट आर मीन्स क्या है, द प्रो एंड कॉन्स यानी नुकसान और फायदे और नुकसान ऑफ यूजिंग प्रयोग करना सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है, सेंट्रल मतलब केंद्रीय, बैंक डिजिटल का मतलब होता है ऑनलाइन जो पैसे होते हैं। ठीक है, करेंसीज पैसे। ठीक है, फॉर के लिए, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, क्रॉस बॉर्डर कहने का मतलब है दूसरी कंट्री। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर का मतलब क्या है, दूसरी कंट्री से मतलब है यहाँ पे। ठीक है, तो दूसरी कंट्री में अगर हम क्या करें, डिजिटल करेंसी को यूज करें। अभी तक हम क्या कर रहे होते हैं, डॉलर का यूज करते हैं। ठीक है, जब भी हम किसी कंट्री से सामान खरीदते हैं तो हम क्या देते हैं उनको, डॉलर देते हैं। ठीक है, और अगर वो हमसे खरीदते हैं तो वो भी हमें डॉलर होता है। तो ऐसे हम पेमेंट इन कैश मतलब जो डॉलर में है उसमें हम जो अपना ट्रेड है वो कर रहे होते हैं। बट वो जो आरबीआई है वो चाहता है कि हम किसमें अब जो ट्रेड है, अपना व्यापार है, किसमें करें, डिजिटल करेंसीज में करें। ठीक है, ओके। सो द स्टोरी सो फार। ठीक है, यानी जो स्टोरी है अभी तक की, मीडिया हाउस हैव रिपोर्टेड दैट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया is making suggestions to the Indian government and encouraging it to push that other BRICS countries to work together on using digital currencies for cross-border payment. This has several advantages but could also face some near-term risk that will have to be considered. Okay, तो मीडिया हाउसेस हैव रिपोर्टेड। तो जो मीडिया हाउसेस है, मीडिया हाउसेस कहने का तो जो न्यूज चैनल वाले होते हैं ना, ये न्यूज वाले, ठीक है, न्यूज वाले, प्रेस वाले यानी अखबार वाले जो भी होते हैं। ठीक है, हैव रिपोर्टेड तो इन्होंने क्या किया है, रिपोर्ट किया है। देखो क्या आ रहा है हमारा, है आ रहा है। ठीक है ना, रिपोर्ट किया है यानी अभी रिसेंटली किया है। ठीक है, हाल ही में किया है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। ठीक है, हैव और हैज किस में आता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, रिपोर्टेड और उसमें क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो रिपोर्टेड आया है। ठीक है, हैज और हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और यहाँ पे हैव क्यों आया, क्योंकि मीडिया हाउसेस है यानी प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, सिंगुलर होता तो हैज आता। ठीक है, यहाँ पे प्लूरल है इसलिए हैव आया। दैट की द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारत का जो रिजर्व बैंक है, आरबीआई जिसको कहते हैं, इस मीन्स है, मेकिंग कर रहा, सजेशन का मतलब, मेकिंग का मतलब बनाना भी होता है, बट यहाँ पे क्या होता है, करना। ठीक है, तो वो कर रहा है सजेशन का मतलब सुझाव, टू द इंडियन गवर्नमेंट, तो इंडियन गवर्नमेंट को सुझाव दे रहा है। ठीक है, एंड इनकरेजिंग और उनको इनकरेज करना मतलब प्रोत्साहित करना। ठीक है ना, किसी काम को करने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी ऐसा काम करो, उत्साहित करना उसको। ठीक है, प्रोत्साहित करना। इट टू पुश, किस लिए प्रोत्साहित कर रहा है, इट मीन्स इसको, टू पुश करने का मतलब है बढ़ाना। ठीक है ना, आगे बढ़ाना। अदर ब्रिक्स कंट्रीज, जो बाकी ब्रिक्स कंट्रीज है उनको पुश करना, उनको बढ़ाना। टू वर्क टुगेदर, काम करना। टुगेदर मीन्स होता है साथ मिलकर। ठीक है, साथ मिलकर काम करना। ऑन यूजिंग डिजिटल करेंसी। ठीक है, तो डिजिटल करेंसी को यूज करने के लिए जो हमारी आरबीआई है वो क्या चाहती है कि जो इंडियन गवर्नमेंट्स है, ठीक है ना, आरबीआई क्या चाहती है, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या करे, वो आपकी जो बाकी कंट्रीज हैं, ठीक है ना, जो ब्रिक्स की जो बाकी कंट्रीज है उनको क्या करे, पुश करें, यानी उनको आगे, उनको सजेस्ट करे या उनको ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करे। ठीक है, इनकरेज करे उनको भी कि भाई हाँ ऐसा करते हैं। ठीक है, साथ में मिलके हम क्या करते हैं, डिजिटल करेंसी यूज करते हैं। डिजिटल करने का मतलब होता है ऑनलाइन करेंसी। ठीक है, उसके बाद है फॉर क्रॉस बॉर्डर
पेमेंट किसके लिए, यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पेमेंट करने के लिए, ठीक है। दिस हैज सेवरल एडवांटेज, दिस हैज इसके क्या होंगे, सेवरल, सेवरल मीन्स बहुत सारे, सेवरल का मतलब बहुत सारे, एडवांटेज का मतलब होता है फायदे, तो इसके बहुत सारे फायदे होंगे, बट कुड ऑल्सो फेस सम नियर टर्म रिस्क, ठीक है। बट मीन्स लेकिन, कुड ऑल्सो हो सकते हैं, ऑल्सो फेस, फेस करने का मतलब है मतलब इनको मिलेंगे, ठीक है। सम नियर टर्म, नियर टर्म कहने का मतलब है यानी हाल ही में, ठीक है ना। जैसे मान लो आज हमने लॉन्च कर दिया डिजिटल करेंसी, तो अभी 2-4 साल में क्या होगा, इसको क्या होगा, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा रिस्क होगा। रिस्क मतलब होता है यानी आपका कठिनाइयाँ, ठीक है। तो इनको क्या होंगे नियर टर्म में, नियर टर्म में मीन्स कुछ सालों में, जो आने वाले जो शुरुआत के कुछ साल हैं, ठीक है ना, शुरुआत के कुछ टाइम में इनको क्या होगा, रिस्क होगा। दैट विल हैव टू कंसीडर, वो हमें क्या करना है, वो भी हमें कंसीडर करना है। कंसीडर करने का मतलब है कि उसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना, कि हाँ ऐसे रिस्क भी हो सकते हैं, ऐसी ऐसी कठिनाइयाँ भी आ सकती है, तो उन कठिनाइयों पे भी हमें ध्यान रखना है, ठीक। So, what is the proposal by the RBI? What means क्या, इस मीन्स है द प्रपोजल, प्रपोजल मीन्स सुझाव, ठीक है, प्रस्ताव जिसको हम बोलते हैं, प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव, बाय द आरबीआई, आरबीआई के द्वारा, ठीक है। तो आरबीआई के द्वारा जो प्रस्ताव है वो क्या है, तो अब उसके बारे में हम पढ़ते हैं। While not officially announced, news reporter have cited sources at the central bank saying it has written to the Ministry of Finance to leverage India's chairmanship to the BRICS in 2026 to encourage the BRICS nations to use their central bank digital currency to facilitate cross border payment. Okay, so while not officially, while का मतलब होता है वैसे कब, ठीक है। तो यहाँ का, लेकिन यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, ठीक है, तो यहाँ बताओ जब, जबकि, नॉट ऑफिशियली, ऑफिशियली मीन्स आधिकारिक रूपे, अनाउंसमेंट मीन्स घोषणा, ठीक है, आधिकारिक रूपे जबकि कोई घोषणा नहीं है। न्यूज रिपोर्टर्स हैव सीटेड सोर्सेस, अब जो न्यूज रिपोर्टर होते हैं, ठीक है मीन्स इनके हैं सीटेड, सीटेड कहने का मतलब होता है विश्वसनीय सूत्र, कहते हैं ना हमारे विश्वसनीय सूत्र है, ठीक है। तो इनके जो विश्वसनीय सूत्र है एट द सेंट्रल बैंक, तो सेंट्रल बैंक में जो इनके विश्वसनीय सूत्र है जहाँ से इनको जानकारी मिलती है, सेइंग इट हैज रिटन टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। सेइंग मीन्स कह रहे, इट हैज रिटन यह लिख दिया गया है, देखो राइट का क्या है, पास्ट फॉर्म है, रिटन राइट, ठीक है। टू द मिनिस्ट्री, किसको लिख दिया गया है, मिनिस्ट्री को ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस यानी जो आपकी वित्त, वित्त मंत्री को लिख दिया गया है। टू लेवरेज, लेवरेज करने का मतलब लाभ उठाना, ठीक है। तो क्या लिख दिया गया है उनको कि वो क्या करें, लाभ उठाएं इंडिया चेयरमैनशिप, जो इंडिया की चेयरमैनशिप का अध्यक्षता ऑफ द ब्रिक्स इन 2026। तो अभी देखो इंडिया जो 2026 में क्या करेगा, जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स का जो भी मीटिंग होगी, ठीक है ना, जो उसकी अध्यक्षता होगी वो इंडिया में होगी इस बार। तो यानी जो ब्रिक्स के सारे जो पीएम है या जो भी उनके हेड हैं वो इंडिया आएंगे और यहाँ पे क्या होगी, ब्रिक्स का जो कार्यक्रम है वो चलेगा। तो इस साल हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम इसकी चेयरमैनशिप करें, यानी इसकी अध्यक्षता करें, यानी इस बार अध्यक्ष हम बने हुए हैं, ठीक है। तो अब जो हमारी आरबीआई है वो क्या चाहती है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ठीक है, यानी जो हमारा वित्त मंत्रालय की जो मिनिस्ट्री है, ठीक है ना, मंत्री है, वो क्या करे, इस बात का लेवरेज लें, यानी इसका लाभ उठाएं, लेवरेज कहने का मतलब लाभ उठाना, ठीक है। जो इंडिया का जो चेयरमैनशिप है जो 2026 में होने वाला है, टू इनक्रेज, अब इसका लाभ हमें किसके लिए उठाना है, टू इनक्रेज, इनक्रेज करना मतलब प्रोत्साहित करने के लिए द ब्रिक्स नेशन, और जो ब्रिक्स के नेशन है यानी कंट्रीज हैं, टू यूज दियर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, कि वो क्या करें, अपना जो सेंट्रल बैंक है, यानी हर कंट्री का अपना एक बैंक होता है, ठीक है, जैसे हमारा आरबीआई है वैसे चाइना का भी होता है, और जो बाकी कंट्रीज हैं ब्रिक्स में, रशिया वगैरह, उनका भी एक सेंट्रल बैंक है। तो वो सब क्या करें, अपने अपने सेंट्रल बैंक में, सेंट्रल बैंक की जो डिजिटल करेंसी है,
ठीक है, उसमें लेन देन करें। टू फैसिलिएट, ठीक है ना, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, ठीक है, तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है उसको क्या करने के लिए, फैसिलिएट करने के लिए, ठीक है ना, उसको आसान करने के लिए। इफ दिस वर टू टेक ऑफ इट वुड बी पेमेंट सिस्टम स्पैनिंग not just the 5 founding members of BRICS, Brazil, Russia, India, China, and South Africa, but more recent joiners such as Egypt, Ethiopia, Iran, United Arab Emirates, and Indonesia. Several more countries are waiting in the wings to join the grouping. Okay, तो यहाँ पे ये कह रहा है, if this were to take off, it would be a payment system. अगर यह क्या किया जाता है, ले लिया जाता है, ठीक है, इट वुड बी अ पेमेंट सिस्टम, तो ये क्या हो जाएगा, एक पेमेंट सिस्टम बन जाएगा, स्पैनिंग मतलब फैल जाएगा, नॉट जस्ट द 5 फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स, तो ये केवल जो 5 जो इसके फाउंडिंग मेंबर थे, यानी जो संस्थापक थे जिन्होंने ब्रिक्स बनाया, ठीक है, जो ब्रिक्स संगठन है जिसको बनाया, न केवल वहां तक फैलेगा जिसमें कौन कौन शामिल है, ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है, ठीक है। देखो जीके का क्वेश्चन भी आ गया है कि ये ब्रिक्स के जो फाउंडर मेंबर हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये 5 हैं, ठीक है, जो ब्रिक्स का नेम ही है ना, इसमें ही मिल जाएंगे आपको सारे कंट्रीज के नाम। बट ऑल्सो मोर रिसेंट, लेकिन ऑल्सो मोर रिसेंट मीन्स जिन्होंने अभी हाल ही में, रिसेंट करने वाला हाल ही में, जॉइनर यानी जिन्होंने ज्वाइन किया है, जो जुड़े हैं, सच एज जैसे कि इजिप्ट, कौन कौन जुड़ा है अभी हाल ही में, इजिप्ट जुड़ा है, इथोपिया जुड़ा है, ईरान जुड़ा है, द यूनाइटेड अरब इमिरेट जुड़ा हुआ है एंड इंडोनेशिया जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो 5 कंट्रीज और जुड़ चुकी हैं इसमें। तो अभी ब्रिक्स में टोटल कितनी 10 कंट्रीज हो चुकी हैं, ठीक है। तो जो रिसेंटली जो कंट्रीज जुड़ी हैं ये क्या करेगा, वहां तक भी स्पैनिंग करेगा, स्पैनिंग करने का मतलब फैलेगा। अगर हम डिजिटल करेंसी यूज करेंगे तो जो पूरी ब्रिक्स की जो भी मेंबर है ना, अब कितने 10 मेंबर्स हो गए, तो 10 के 10 मेंबर्स क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे, ठीक है। सेवरल मोर कंट्रीज आर वेटिंग, सेवरल मीन्स बहुत सारी, मोर कंट्रीज बहुत सारी जो अतिरिक्त कंट्रीज हैं, देश हैं, आर वेटिंग, वेट करना मीन्स इंतजार करना, इन द विंग टू जॉइन द ग्रुपिंग, ठीक है। इन द विंग का मतलब होता है सही समय की प्रतीक्षा, ठीक है, यानी सही समय, टू जॉइन द ग्रुप, यानी वो लोग भी क्या कर रहे हैं, ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए सही समय का प्रयोग मतलब वेट कर रहे हैं, ठीक है। Okay, moving to the next. So, what are central bank digital currency? What are क्या है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी? देखो अभी हमने पढ़ा ना किसके बारे में, CBDC, ठीक है, CBDC के बारे में तब से हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऊपर भी हमने पढ़ा, लेकिन अब ये कह रहा है ये है क्या, ठीक है, CBDC है क्या? तो CBDC are legal tender issued by the central bank entirely in digital form. In India, for example, the RBI has been issuing the e-rupee on the limited scale. This currency is the same as the normal rupee, but is entirely digital and a store of value on its own. Okay. तो जो CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, आर लीगल टेंडर, ये क्या है, लीगल है यानी कानूनी है, इसको क्या मिली है, वैध है, ठीक है ना, जिसको कानूनी टेंडर, इशूड का नाम जारी किया गया है बाय द सेंट्रल बैंक, तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है, सेंट्रल बैंक के द्वारा, RBI के द्वारा, इंटायरली इन डिजिटल फॉर्म, इंटायरली मीन्स पूर्ण रूप से ये क्या है, डिजिटल फॉर्म में है, ठीक है। मान लो अगर आपके पास 10 ई-रूपी है, तो आप इन 10 ई-रूपी को बैंक में जाके नोट में नहीं ला सकते हो। जैसे अगर मान लो आपके अकाउंट में 10 रुपये हैं, देखो ई-रूपी और रूपी दोनों में फर्क है। ई-रूपी कहने का मतलब है ऐसा पैसा जो बैंक में आपके अकाउंट में तो है, बट आप उसको ATM के द्वारा या बैंक में चेक वगैरह के द्वारा नहीं निकाल सकते, जबकि रूपी क्या है, रूपी को आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपके अकाउंट में जो पैसे हैं वो किसके फॉर्म में है, रूपी के फॉर्म में है, लेकिन ई-रूपी क्या होता है, ये भी वैल्यू तो दोनों की सेम रहेगी। मान लो आपके अकाउंट में अगर 1000 रुपए हैं, ठीक है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, रुपये की बात,
तो उनको तो आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। आप एटीएम जाओगे निकाल लाओगे, या आप क्या करोगे अपने जो बैंक है वहां जाओगे निकाल सकते हो। बट जो ई रूपी होता है ना, ये भी 1000 रुपीज होगा, लेकिन आप इसको निकाल नहीं सकते हो किसी करेंसी के फॉर्म में, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हो, बस एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हो। मान लो आपने किसी से सामान खरीदा, आपने 10 रुपए का सामान खरीदा, ठीक है, तो आप उसको 10 ई रूपी ट्रांसफर कर सकते हो, सिंपल सा, ठीक है। तो ये क्या है, इंटायरली क्या है, डिजिटल फॉर्म में है, यानी पूर्ण रूप से क्या है, ये डिजिटल फॉर्म में, यानी ऑनलाइन है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं है इसका, ठीक है। इन इंडिया फॉर एग्जाम्पल द आरबीआई हैज बीन इशूइंग द ई रूपी, ठीक है। अभी आपको समझा रहा है कैसे भारत में, इन इंडिया भारत में, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, के फॉर मतलब होता है के लिए, द आरबीआई हैज बीन इशूइंग, जो आरबीआई है वो क्या करती है, इशू करती है, जारी करती है द ई रूपी, ठीक है, ई रूपी जारी करती है ऑन अ लिमिटेड, लिमिटेड मीन्स सीमित स्केल, ठीक है, सीमित मात्रा में। दिस करेंसी इज सेम एज द नॉर्मल रूपी। अब ये जो करेंसी है ये क्या है, जो नॉर्मल रूपी हमारा होता है उसी की तरह है, ठीक है, बट इज इंटायरली डिजिटल, लेकिन ये पूर्ण रूप से क्या है, डिजिटल है, ऑनलाइन है, ठीक है। एंड अ स्टोर ऑफ वैल्यू, और ये क्या करती है, एक वैल्यू स्टोर करती है, यानी एक वैल्यू रखती है ऑन इट्स ओन, ठीक है। तो इसकी अपनी खुद की क्या है, वैल्यू है, ठीक है। तो मतलब में वैल्यू तो दोनों की सेम है, बट एक को आप एटीएम से या अपने जो पास के जो भी बैंक वगैरह है वहां से जाके विड्रॉ करा सकते हैं और एक को नहीं करा सकते, बस इतना ही इनका डिफरेंस है। एक कम्प्लीटली डिजिटल है, बट एक को आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन भी उसका पेमेंट कर सकते हो, ऑफलाइन भी आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। दैट इज द CBDC is held in the wallet that is separate from your bank account, ठीक है। तो अभी बता रहा है कि द CBDC इज हेल्ड इन अ वॉलेट, तो CBSC जो जिस भी वॉलेट में आपने रखा होगा, ठीक है, यानी जिस भी पर्स में या उसमें रखा होगा, इज सेपरेट, सेपरेट मीन्स अलग, ये अलग है, फ्रॉम यूर, फ्रॉम मीन्स से यूर बैंक अकाउंट, आपका जो बैंक अकाउंट है उससे ये अलग है। वेर द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको हम यूपीआई बोलते हैं, ठीक है। तो यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, फैसिलिटेट करना मतलब सुविधा देना, द ट्रांसफर मतलब में एक जगह से दूसरी जगह भेजना, रूपी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर। देखो यूपीआई के बारे हमें पता है, यूपीआई से हम क्या करते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, भेजते हैं, ठीक है। CBDC मूव फ्रॉम वन वॉलेट टू अनदर वॉलेट, ठीक है। जबकि जो CBDC क्या होता है, एक वॉलेट होता है, उस वॉलेट से दूसरे वॉलेट में जाता है, ठीक है। ये वॉलेट क्या होगा, डिजिटल होगा, यानी एक ऐप होगा, उस ऐप में वही ऐप आपका क्या है, वॉलेट है, ठीक है। उसी में आपका अकाउंट, आपका जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा, आपका जो अकाउंट वगैरह बनेगा, उसी में आप क्या करोगे, अपने पैसे स्टोर करोगे ई रूपी के फॉर्म में। विच इज ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड ऑन अ ब्लॉकचेन इन सेंसेस और डिजिटल लीजर, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, और ये जो रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, इसके ट्रांजेक्शन्स के जो रिकॉर्ड हैं वो ब्लॉकचेन इंसेंसिस में, कहने का मतलब है एक ब्लॉकचेन में क्या रहेंगे, वो स्टोर्स रहेंगे, ठीक है। और डिजिटल लीजर का मतलब होता है बही खाता, ठीक है ना। जो बही खाता हम कहते हैं ना, जो आपकी जमीन वगैरह या जो भी आपकी प्रॉपर्टीज वगैरह होता है उसका लेन देन वगैरह जो उसमें सब लिखा रहता है, तो सेम ऐसी उसमें भी ये सारा लिखा रहेगा, ठीक है, कि किसको आपने पैसे दिए, कितने पैसे आपके अकाउंट में हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद है CBDC डिफर फ्रॉम प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी इन दैट, ठीक है। अब जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी ये भी कम्प्लीटली डिजिटल करेंसीज हैं, लेकिन ये क्या कह रहा है कि जो CBDC है ये इनसे अलग है, इनसे भी अलग है। कैसे, वेयर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइंस आर डिसेंट्रलाइज्ड बाय डिजाइन, ठीक है। अब जो प्राइवेट जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, ये जैसे कि आपका बिटकॉइन बहुत ज़्यादा चलता है, सबको पता है बिटकॉइन, ठीक है, डिसेंट्रलाइज है, यानी कहने का मतलब इस पे किसी का नियंत्रण नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई एक कंपनी है जो इसको चला रही है, नहीं, इसको सब चला रहे हैं, जो जिसके पास भी क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन है सब इसको चला रहे हैं, ठीक है, बाय डिजाइन विथ नो सेंट्रल यूजर, ठीक है, इशूअर, इसका कोई सेंट्रल इशूअर यानी इसको कोई जारी नहीं करता है,
ठीक है। एंड नो रेगुलेटर, और इसको ना ही कोई रेगुलेट करता है, ये अपने आप ही रेगुलेट हो रहा है, ठीक है ना। जिस हिसाब से लोग इसको खरीदेंगे, जिस हिसाब से इसमें पेमेंट वगैरह करेंगे, उतनी ही इसकी वैल्यू बढ़ेगी, नहीं करेंगे तो घटेगी, मतलब अपने आप ही होगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जैसे रूपी में तो क्या है, आरबीआई इसको जारी करता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका कोई भी इशूअर नहीं है, ठीक है, इसको कोई जारी नहीं करता है, ना ही इसको कोई रेगुलेट कर रहा है, इसको बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी है उसको, ठीक है। सीबीडीसी हैव अ वेरी डेफिनिट इशूअर, लेकिन जो सीबीडीसी है यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसका एक इशूअर होगा जो इसको जारी करेगा, एंड रेगुलेटर, और वो इसको क्या करेगा, रेगुलेट भी करेगा, नियंत्रित भी करेगा। द सेंट्रल बैंक, वो कौन होगा, सेंट्रल बैंक होगा। ऑल्सो वाइल मोस्ट क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम स्टेबल कॉइन्स, ठीक है, स्टेबल कॉइन, तो स्टेबल कॉइन को छोड़कर जो अधिकतर, ऑल्सो वाइल मोस्ट क्रिप्टो करेंसी, मतलब अधिकतर जो क्रिप्टो करेंसी है, आर नॉट पेग्ड टू एनी रियल वर्ल्ड, ठीक है, पेग्ड टू एनी रियल वर्ल्ड एसेट्स फ्रॉम विच दे कैन ड्राइव वैल्यूज, ठीक है, पेग्ड करने में ना जुड़ा हुआ होना, तो इनकी जो वैल्यू है, ठीक है, जो जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है, एक तो ये स्टेबल कॉइन्स को छोड़कर, ठीक है, आर नॉट पैक्ड, ये क्या नहीं है, जुड़े हुए नहीं है, इनका मूल्य जुड़ा हुआ नहीं है एनी रियल वर्ल्ड एसेट, ठीक है ना, जो रियल वर्ल्ड का जो एसेट होते हैं, एसेट कहना कोई संपत्ति वगैरह इस टाइप की, ठीक है, तो उनसे इनका कोई भी मूल्य जुड़ा नहीं होता है। जैसे देखो हमारे रुपये की वैल्यू किससे जुड़ी है, डॉलर से, डॉलर बढ़ना घटना, तो उस पर हमारा रुपये क्या करता है, डिपेंड करता है ना, हम ये चेक करते हैं कि $1 बराबर हाउ मेनी रुपीज, ठीक है, ऐसे चेक करते हैं। लेकिन इन जो क्रिप्टो करेंसी है ना, इनका कोई ऐसा वो नहीं है, इनकी हर किसी की अपनी अपनी वैल्यूज है, ये किसी से जुड़े हुए नहीं है। फ्रॉम विच दे कैन ड्राइव वैल्यू, जिनसे इनकी वैल्यू निकल सके, ऐसा ये किसी से भी जुड़े हुए नहीं है, ड्राइव करने में निकलना, ठीक है, उनसे उनकी वैल्यू निकल पाए। सीबीडीसी आर बैक्ड बाय द सेंट्रल बैंक। अब जो हमारा सीबीडीसी है, इसको कौन बैक्ड कर रहा है, यानी इसका सारा जो आपका मैनेजमेंट है वो कौन देखेगा, सेंट्रल बैंक देखेगा। एंड हैव सेट वैल्यू, और इसके पास क्या है, एक सेट वैल्यू, यानी इसकी फिक्स वैल्यू है, दैट इज 1 रुपी इक्वल टू 1 ई रुपीज इक्वल टू 1 रुपी, ठीक है। तो जो सीबीडीसी है इसका क्या है, इसको बैक्ड किया जा रहा है, यानी इसको चलाया जाएगा किसके द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा। एंड हैव, और इसके पास है एक सेट वैल्यू, एक फिक्स वैल्यू है, दैट इज 1 रुपी इक्वल टू 1 ई रुपीज इक्वल टू 1 रुपी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमारा आर्टिकल फिनिश होते हुए अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर आते हैं, दैट इज वोकैबुलरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या करना है, इनको अपने डेली लाइफ में यूज करना है, ठीक है। तो सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा, ठीक है, ऑनलाइन जो मुद्राएं होती हैं। डिसेंट्रलाइज्ड करने का मतलब है विकेंद्रीकरण, ठीक है, विकेंद्रीकरण में जो सब में बटा हो, जिसका कोई एक सोर्स ना हो। जैसे रुपी का तो क्या है, जैसे रुपी तो बहुत लोगों के पास रहती है, लेकिन इसको रेगुलेट कौन करता है, हमारी आरबीआई कर रही होती है, ठीक है। लेकिन जो आपका ये क्रिप्टो करेंसीज है, इनको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा, कोई कंपनी नहीं है जो इनको जारी कर रही है, वो कर रही है, ठीक है, बस इसको एक बार बना दिया गया है। अब ये खुद अपने आप ही क्या कर रही है, अपनी वैल्यूज फिक्स कर रही है, जैसे जैसे इसके यूजर्स बढ़े, इसमें ट्रांजेक्शन्स बढ़े, वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। इशूअर, इशूअर करने मतलब जारी करने वाला, जो इशू करता है। पैक्ट करने का मतलब है मूल्य से जुड़ा हुआ। उसके बाद है बैक्ड बाय, बैक्ड मीन समर्थित है, ठीक है ना, इसको समर्थन प्राप्त है। लीगल टेंडर, वैध मुद्रा, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब हम भुगतान करते हैं। उसके बाद है ब्लॉकचेन, डिजिटल लेजर तकनीकी। लेवरेज करना मतलब लाभ उठाना, ठीक है। जैसे लेवरेज को आप कहाँ यूज कर सकते हो, जैसे आप बोल सकते हो ना कि आपने क्या इस गवर्नमेंट जो स्कीम है इसका लाभ उठाया है, हैव यू टेकन द लेवरेज ऑफ दिस गवर्नमेंट स्कीम। तो इस टाइप से आप सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो ट्राई करना, जो वर्ड्स आप बोलो ना इनको अपने डेली लाइफ में यूज भी करो। अगर आप पूरा सेंटेंस नहीं भी बना पा रहे हो इंग्लिश में, कोई बात नहीं, आप इनको क्या करो, जो हिंदी वाली सेंटेंसेस है उसी में यूज कर लो, ठीक है। फैसिलिटेट मीन्स आसान बनाना। तो जैसे सपोज आपने कहा कि मुझे जो ये फ्रिज है, ठीक है, ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, यानी मेरी चीज़ों को आसान कर देता है कि मैं खाना स्टोर करके रख सकता हूँ, सुबह खाना बनाया दिन में खा सकता हूँ। तो ऐसे बोल सकते हो कि ये फ्रिज क्या कर रहा है, मुझे फैसिलिटेट कर रहा है,
ठीक है, फैसिलिटेट करना, आसान बनाना चीज़ों को। चेयरमैनशिप, अध्यक्षता करना। स्पैनिंग, फैलाव या फैलना, ठीक है। फाउंडिंग मेंबर, संस्थापक सदस्य जिन्होंने बनाया है, ठीक है। नियर टर्म रिस्क यानी निकट भविष्य के जोखिम, यानी जो अभी हाल ही के जो फ्यूचर में इसमें जोखिम आएंगे। और उसके बाद है नर्सिंग। नर्सिंग मीन्स धीरे धीरे प्रोत्साहित करना, या नर्सिंग का मतलब होता है कुहनी मारना भी होता है, ठीक है, हल्का हल्का सा कुहनी मारना, इसको भी हम क्या कहते हैं, नर्सिंग कहते हैं। और नर्सिंग करने में धीरे धीरे प्रोत्साहित करना। तो ये थी हमारी वोकैबुलरी। तो अगर आप ना पूरा आर्टिकल ना भी देखो तो वोकैबुलरी और जो ग्रामर है उसको एटलीस्ट एक बार और रिवाइज कर लिया करो, ठीक है। पूरा आर्टिकल पहले एक बार देख लिया पूरा वीडियो, फिर उसके बाद क्या किया, जब आप दोबारा एक बार, जैसे मॉर्निंग में अगर आप देखते हो तो इवनिंग में एक बार क्या कीजिए, जो लास्ट का जो पोर्शन है वोकैबुलरी से लेके ग्रामर वाला, उसको एक बार और देख लीजिए, ठीक है। इससे क्या होता है ना, जैसे हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जैसे जो हम फर्स्ट टाइम देखते हैं तो हमारे कॉन्शियस माइंड में चीज़ें जाती हैं, ठीक है। और कॉन्शियस माइंड ऐसा होता है जिसमें चीज़ें आती जाती रहती है, जितनी जल्दी आएंगी उतनी जल्दी भूल जाओगे, लेकिन हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में फिट करना है, जहाँ पे एक बार हम फिट कर लें तो फिर हमेशा के लिए हमें याद रहे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक बार आप क्या करो, जैसे मॉर्निंग में पहले जब पूरा वीडियो देख लेते हो, फिर इवनिंग में क्या करो, इसका जो लास्ट के जो पोर्शन है वोकैबुलरी हो गया, एमसीक्यूज होगा, उसको दोबारा रिवाइज कर लो, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज हमारे थर्ड सेगमेंट में, जो बहुत ही ट्रिकी, और मुझे तो एमसीक्यूज करने में वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज करने से ना क्लियरिटी आती है माइंड में, चीज़ें क्लियर होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई, आई हमारा हट गया है, इट्स ओके। आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं देखा है कल का वीडियो तो वो एक बार जाके देख ले, वैसे मैं यहाँ पे भी रिवाइज कर दूंगी। तो हमने कल पढ़ा था पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो एक बार हम पहले फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं हम उनको क्या कर सकते हैं, दो फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्टिव वॉइस के फॉर्म में और पैसिव वॉइस के फॉर्म में, ठीक है। अब जो एक्टिव वॉइस होता है इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर उसके बाद वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब लेकिन जो पैसिव वॉइस के फॉर्म में होता है उसमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले लिख देते हैं, फिर सब्जेक्ट को लिखते हैं, और फिर वर्ब लिखते हैं और फिर सब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट है ना इनकी पोजीशन ऐसे चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं जिनको आप रीड कर लेना, ठीक है। अब देखो आज हम थोड़ा सा इसमें और ऐड ऑन करेंगे, और आज हम देखेंगे ना इसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। आपको कुछ रूल्स यहाँ पे बता दिए जाएंगे जो बेसिक रूल्स हैं अभी, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे हम स्केल अप करेंगे आपकी नॉलेज को, ठीक है। तो इसलिए बने रहिए, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो एक बार उसको भी देख लीजिए, ठीक है। तो देखो एक्टिव वॉइस में अगर इस एम आर है, ठीक है, तो पैसिव वॉइस में वो क्या हो जाएगा, इस एम आर ही रहेगा बट उसमें आई एन जी जुड़ जाएगा, ठीक है। और एक्टिव वॉइस में अगर आई है तो आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हैज और हैव, अगर हेल्पिंग वर्ब में एक्टिव वॉइस में है तो हैज हैव ही रहेगा, लेकिन इसके साथ बीन जुड़ जाएगा, हैज बीन, हैव बीन, इस टाइप का, ठीक है। वॉज वर है तो उसमें क्या हो जाएगा, वॉज और वर ही रहेगा लेकिन बीइंग आ जाएगा इसमें, ठीक है। विल शैल के लिए क्या हो जाएगा, विल बी, शैल बी, ठीक है। शैल हैव बीन, बीन जुड़ जाएगा पीछे से, ठीक है। जैसे हैव बीन है ना, हैज बीन, तो बीन जुड़ रहा है तो सेम ऐसे ही होगा। अब उसके बाद अगर वी है तो वी का अस हो जाएगा, ही है तो ही का हिम हो जाएगा, सी का हर, दे का देम हो जाएगा, ठीक है। तो ये रूल्स भी आपको याद रखने हैं। अगर इज एम आर है तो आई एन जी जुड़ जाना है, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इसमें, ठीक है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना तो उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। हैज हैव, हैज बीन, हैव बीन, वॉज वर, वॉज बीइंग, वर बीइंग, विल बी, शैल हैव बीन, ठीक है। आई का क्या हो जाएगा, मी, वी का अस, ही का हिम, सी का हर, दे का देम। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो इस वाले पोर्शन को एक बार और रिवाइज कर लेना, ठीक है। उसके बाद है, हाँ, तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस, ओके। तो आरबीआई इज इशूइंग द ई रूपी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, आरबीआई इज इशूइंग ए रुपीज, ठीक है। जो आरबीआई है ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट, कर्ता, जिसको हिंदी में बोलते हैं ना काम करने वाला। इस क्या है, हेल्पिंग वर्ब, इशूइंग मेन वर्ब, रूपी ऑब्जेक्टिव,
ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा उसको फर्स्ट में लिख देंगे। ठीक है, तो यानी रूपी से हमारा क्या होगा, सेंटेंस स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद हमारी वर्ब आएगी। वर्ब तो ऐसी रहेगी जिस टर्म में है उसी टर्म में होगी। ठीक है, इज इशूइंग। अब देखो हमने पढ़ा था इज एमआर के साथ क्या आ जाएगा आपका, इज एमआर के साथ क्या आ जाएगा आपका, बीइंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज बीइंग। ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अगर इशू है तो इशूड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो द ई रूपी इशूज इज, तो यहाँ तो एस लग गया, ये तो नहीं होगा। ठीक है, द ई रूपी इज बीइंग इशूड बाय आरबीआई। ठीक है, वैसे भी ये बोर्ड में लिख दिया है, फिर भी देखो एस आया है, बीइंग आ गया उसके साथ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। ठीक है, उसके बाद है द ई रूपी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, बाकी पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है। और बाकी ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। ठीक है, अब आते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशंस। ठीक है, हमें करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ पे चूज करना है। अब देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रीपोजिशंस क्या होते हैं। प्रीपोजिशंस बेसिकली ऐसे वर्ड या फ्रेजेस होते हैं जो क्या होते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करते हैं, उनका प्लेस, टाइम या डायरेक्शन दिखाते हैं। ठीक है, नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम। ठीक है, यानी वो कौन सी जगह पे है, कहाँ पे है, कौन से टाइम में है। ठीक है, डायरेक्शन क्या है, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा। ठीक है, जो डायरेक्शन है वो क्या है उनकी, तो ये सारी चीजें ये वर्ड दिखाते हैं। तो अब हमारे क्वेश्चंस पे आते हैं। सीबीडीसीज आर बैक्ड डैश द सेंट्रल बैंक। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है जो सीबीडीसी है आर बैक्ड, बैक्ड करना मतलब है इसको समर्थन देना। ठीक है, समर्थन मिला हुआ है द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक का। तो अब क्या करोगे इसमें, फ्रॉम से, क्या इसको सेंट्रल बैंक से समर्थन मिला हुआ है, बाय के द्वारा, इसको सेंट्रल बैंक के द्वारा समर्थन मिला हुआ है, विथ साथ, इसको सेंट्रल बैंक के साथ समर्थन मिला हुआ है, टू को, इसको सेंट्रल बैंक को समर्थन मिला हुआ है। देखो ये दो तो वैसे ही बहुत अलग से हो रहे हैं, सेंटेंस हमारा फॉर्म नहीं हो रहा इनसे। अब आते हैं फ्रॉम से, क्या इसको सेंट्रल बैंक से समर्थन मिला हुआ है या सेंट्रल बैंक के द्वारा समर्थन मिला हुआ है, इसको सेंट्रल बैंक के द्वारा समर्थन मिला हुआ है। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, बाय। तो ये सारे हमारे क्या हैं, प्रीपोजिशन ही हैं। ठीक है, फ्रॉम, बाय, विथ, टू। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द करेक्ट टेंस। तो यहाँ पे आपको टेंस बताना है। मीडिया हाउस रिपोर्टेड द मूव, मीडिया हाउस यानी जो आपके क्या है, समाचार या न्यूज चैनल वगैरह हैं, डैश रिपोर्टेड द मूव, इन्होंने क्या किया है, जो मूव है उसको रिपोर्ट किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ठीक है, तो हमारा हैज, हैव, हैड, हैविंग, हैविंग तो हो नहीं सकता, आईएनजी तो आएगा नहीं। ठीक है, उसके बाद है हैव, हैड, हैज। अब देखो यहाँ पे क्या है, हाउसेस है, प्लूरल है, तो हैज नहीं आता है, हैज सिंगुलर के लिए आता है। अब बचा हैड एंड हैज। अब देखो हमें चेक करना है कि ये अभी रिसेंटली हो रहा है, हुआ है, या पास्ट में हो चुका है। बट हमने पढ़ा था कि अभी रिसेंटली में उन्होंने रिपोर्ट किया है ना ये सारी चीजें। ठीक है, क्योंकि ब्रिक्स तो अब होने वाला है, तो अभी रिसेंटली में रिपोर्ट किया है, तो इसलिए हमारा हैव आएगा। ठीक है, अगर पास्ट में रिपोर्ट कर दिया होता तो हमारा क्या आ जाता, हैड आ जाता। तो अब हमारा सेंटेंस क्या बना, मीडिया हाउसेस हैव रिपोर्टेड द मूव। ठीक है, अब देखो हैव और हैज किसका होता है, ये होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, तो अब जो हमारा टेंस है इसमें वो कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट, choose the correct conjunctions. Conjunctions basically, so conjunctions क्या होते हैं, एक ऐसे वर्ड that is used for joining other words, phrases and sentences. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, यानी ये आपका ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन जुड़ाना, जोड़ने का काम करते हैं, वर्ड्स को, फ्रेसेस को, सेंटेंसेस को। ठीक है, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से। ठीक है, फ्रेसेस यानी एक छोटा सा जो वाक्यांश होता है उसको दूसरे वाक्यांश से। ठीक है, तो इनसे आपस में जोड़ने का काम करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना टॉफी और बिस्किट। ठीक है, तो टॉफी है एक वर्ड,
एक बिस्किट है, तो उनको कौन जोड़ रहा है? और। तो और क्या हो जाएगा हमारा? कंजक्शंस। ठीक है, वैसे एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंसेस में से भी जोड़ते हैं, जैसे मैं सुबह स्कूल गया और फिर मैं शाम को खेलने गया, ऐसे। ठीक है, तो दो सेंटेंसेस है, उनको भी और ने यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, सेम ऐसे इंग्लिश में भी होता है। इंग्लिश में हम इनको कंजक्शंस बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। सीबीडीसी हैव एडवांटेज, दे ऑल्सो कैरी रिस्क। तो देखो सीबीडीसी के क्या है? एडवांटेज है, यानी इसके लाभ भी हैं। दे ऑल्सो कैरी रिस्क, और इसके नुकसान भी हैं। ठीक है, अब हमें करेक्ट ढूंढना है। बिकॉज सीबीएसई के एडवांटेज हैं, क्योंकि इसके रिस्क भी हैं। कैसा होगा सेंटेंसेस? नहीं। सो इसलिए इसलिए इसके रिस्क भी हैं, क्योंकि इसके एडवांटेज हैं इसलिए रिस्क है? नहीं। बट मीन्स लेकिन सीबीडीसी के एडवांटेज हैं, लाभ हैं, लेकिन दे ऑल्सो कैरी रिस्क, लेकिन इसके नुकसान भी हैं। यस, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट वाला हमारा है ऑल्दो। ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि। ठीक है, तो ये यहाँ पे नहीं होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओके, मूव टू द नेक्स्ट वन। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, और आप क्या क्या चीज़ें सीख रहे हैं। सो द लास्ट वन क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट आर्टिकल। अब आपको यहाँ से एक आर्टिकल चूज करना है। ठीक है, देखो आर्टिकल बेसिकली क्या होता है? ए एंड द, तीन ही आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, द प्रीडीस द नाउन एंड आर यूज्ड इन इनडेफिनिट एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो इस हमारे तीन नाउन होते हैं, और बेसिकली ये नाउन के बारे में बताते हैं। ठीक है ना, जो भी आपके वर्ड उसमें यूज हो रहा होता है। तो अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। आरबीआई इज डैश सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई इज मीन्स है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का केंद्रीय बैंक। ठीक है, एक अ का मतलब होता है एक, एन एक, द ये भी एक से ही आ जाएगा। ठीक है, नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल ही यूज नहीं होगा। देखो यहाँ पे स्पेशली आरबीआई की बात की जा रही है। ठीक है, जब हम किसी का ना स्पेशली किसी के बारे में बोलते हैं तो द आता है। ठीक है, तो आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई क्या है? इंडिया का सेंट्रल बैंक है। ठीक है, एक सेंट्रल बैंक है नहीं, इंडिया का सेंट्रल बैंक है, तो इसलिए हमारा द आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होते हुए, तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है उसको लाइक कीजिए, और जो भी आपके ब्रदर सिस्टर या फ्रेंड्स जिनको ऐसी वीडियोस की ज़रूरत है उन तक इसको ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।